तो चलो शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी का और अलग टॉपिक। अब देखो इस टॉपिक में समझना, हम लोग कल ही क्लास में वर्क पावर एनर्जी नहीं टच किए थे, वो आप लोगों का 11th का एकेडमिक्स का प्रूव कर रहे थे, पैरेललोग्राम और ये सब बच्चों वाला काम कर रहे थे। देखो हम लोग ना वर्क पावर एनर्जी में एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये आप लोगों के एकेडमिक्स में 1 नंबर पर लिखने के लिए आ सकता है कि थ्योरम क्या होता है। बहुत आसान सा चीज़ है, अगर कोई व्हीकल मूव कर रही है तो उस व्हीकल के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पीड है, मोशन है, वेलोसिटी है। स्पीड, मोशन, वेलोसिटी कुछ भी बोलो, तो जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी 2 तरह की होती है, लीनियर और रोटेशनल। जब कोई चीज़ सीधे चल रही होती है जैसे हवाई जहाज, रॉकेट, बाइक, तो उसके पास होगी लीनियर, क्योंकि उसके पास होगा लीनियर स्पीड। जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है लाइक फैन, ठीक है, टायर, उसके पास होगा रोटेशनल स्पीड। अर्थ के पास, हमारा जो अर्थ है उसके पास 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी है। एक तो खुद भी रोटेट करता है, एक वर्ड है रोटेशन, एक वर्ड है रिवॉल्यूशन। वो जो रिवॉल्व होती है ना अर्थ के सन के अराउंड, तो वो जो रिवॉल्व होती है तो उसमें टेंजेंशियल स्पीड उसकी होती है ऐसे ऐसे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, लीनियर वाली, रोटेशन वाली भी है। तो अभी आपको रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी के लिए सिर्फ एक टर्म जानना जरूरी है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो आगे चल के पढ़ाएंगे रोटेशन फिजिक्स में। हर डिवाइस जब रोटेट करता है तो उसके लिए फॉर्मूला बदल जाता है। हम लोग यहाँ पर इसको समझना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है K1 काइनेटिक एनर्जी है, फिर कुछ दूर जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई K2, राइट। मेरा बात रिपीट करना है, काइनेटिक एनर्जी है K1, गाड़ी चल रही है, कुछ दूर बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई K2, तो ये जो काइनेटिक का डिफरेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है वर्क में। यही है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक। इसको समझ गए तुम? अब ये वर्क हमेशा जानते रहो, एकदम शुरू से जानते रहो, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। सीन ये है कि जब भी वर्क होता है तो वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब भी वर्क होता है तो फोर्स ही उस वर्क को करता है। तो फोर्स है कहीं ना कहीं, तभी तो वर्क मिला। जो काइनेटिक एनर्जी घटी थी, वो किस में कन्वर्ट हुई? वर्क में। वर्क मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स है जो उस काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा था, ठीक। तो उसका कॉज समझते हैं, वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है। इमेजिन कर लो, मान लो ये पेन है, ये हवा में चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो इसका मतलब एयर पार्टिकल्स का ड्रैग है, एयर पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस है, वो हो गया फोर्स। तो वो फोर्स निकालने के लिए पूछ सकते हैं, कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से वर्क निकाल लो और F.D करके फोर्स निकाल लो। अभी F.D पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। अगर मान लो कि कोई चीज़ है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अब स्लाइडिंग का एग्जांपल ले लो, जैसे रोड है या कोई टेबल है या कोई सरफेस है, उस सरफेस से फ्रिक्शन है। कोई ऑब्जेक्ट लो, सरफेस के ऊपर फेंक दो, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से K1 काइनेटिक एनर्जी तुम दे दिए उसको, चलते 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 कैसे ये फासले हो गए तो ये K1 2 K1 3 K1 4 K1 ऐसे कुछ ना कुछ K1 आ जाएगा। अब मान लो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, यहाँ भी कोई फोर्स लग रहा है, तो यहाँ वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स कम कर रहा है इसी काइनेटिक एनर्जी को। तो इसका मतलब वो जो वर्क हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो रुक रही है, कम हो रही है, वो किसके वर्क में कन्वर्ट हो रही है? फ्रिक्शन वाले वर्क में कन्वर्ट हो रही है, राइट। कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लो एक रस्सी है, रस्सी में बाल्टी फंसा हुआ है, बाल्टी को तुम ऊपर उठा रहे हो, तो अपने मसल का एनर्जी तुम लगा रहे हो ऊपर उठाने के लिए, लेकिन फिजिक्स में इस मसल एनर्जी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। रियल लाइफ में तो इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन फिजिक्स में इसको इग्नोर कर देंगे कि हाथ से बॉडी बायोलॉजिकल वर्क लगा रहा है, उसको छोड़ देंगे। ये जो रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी में लगा रहा है टेंशन, बाल्टी बंधी हुई है नीचे, तो जब ऊपर खींच रहे हो तो एक्चुअली वो बाल्टी को क्या लगेगा? बाल्टी को क्या पता है कि कौन लड़का खींच रहा है, लड़की खींच रही है, दानव खींच रहा है, कौन खींच रहा है? बाल्टी को बस ये पता है कि हम जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उस रस्सी में टेंशन दिख रहा है उसको, तो उसको पता है टेंशन खींच रहा है हमको, तो टेंशन खींचेगा तो टेंशन वर्क कर रहा है, राइट। जहाँ जहाँ भी वर्क हो रहा है कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे होगा, ठीक है। बस जानना पड़ता है कि वो कौन सा फोर्स है। अब एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, तो यहाँ पर उसको हम काइनेटिक एनर्जी दिए थे, चलो मान लो 20 जूल की काइनेटिक। ध्यान रखना, दुनिया में किसी भी तरह की एनर्जी होगी, किसी भी तरह की एनर्जी, या वो वर्क हो या एनर्जी का कोई और फॉर्म हो, वर्क, हीट, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक, उसका यूनिट जूल होता है। तो जूल होता है ऐसा यूनिट
लेकिन CGS में वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर जो 20 जूल है, कैलोरी भी होता है भाई, कैलोरी भी वर्क का यूनिट हो सकता है क्योंकि वो भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन मोस्टली कैलोरी लोग यूज करते हैं हीट के लिए। अब देखो थर्मो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हीट, जूल, ये सब क्या चीज़ है। अब यहाँ पे 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी फेंके ऊपर, बॉल ऊपर गया, बॉल यहाँ जाके 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो यहाँ कहीं पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ थी, मान लो इसको K1 बोलो, यहाँ पे K2 बोलो, तो इसका मतलब है कि अगर K2 हमारा K1 से छोटा है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसी ना किसी वर्क में कन्वर्ट हुई है ना, वो वर्क भले हमको ना दिख रहा हो। बच्चा जैसा कि हम बताए कि अगर वर्क हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना, तो आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स, वेरी गुड, ग्रेविटेशन फोर्स। तो बेटा वो कहाँ लग रहा है? वेरी गुड, टुवर्ड्स द अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर मान लो कि ऐसे मान लो अर्थ है, मान लो हम पूरी अर्थ को यहाँ बना दिए, तो इस साइड में कोई लड़का खड़ा है, इस साइड में कोई लड़का खड़ा है, कोई स्टूडेंट, लड़कियां बुरा मत मानो, चलो लड़की मान लेते हैं, तो लड़कियां बोलेंगे सर लड़कों का एग्जाम्पल, लड़कियां खड़ी हैं, तो इस बेचारी का वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, इस बेचारी का वेट भी नीचे ही लगेगा, या ऐसे लगेगा, ये बताओ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर की तरफ वेट लगता है बेटा, नीचे नहीं लगता है ऐसे। हम लोग नीचे क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग सरफेस बनाते हैं, हम लोग सरफेस बनाते हैं, इसलिए हम उसको नीचे दिखाते हैं। लेकिन अगर अर्थ बना दोगे तब नीचे मत दिखा देना, ठीक है? अब देखो बात, यहाँ पर हम लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रहा है, उसको कौन कम कर रहा है? वो फोर्स कम कर रहा है। कौन सा फोर्स कम कर रहा है? जो फोर्स ग्रेविटी का है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो अगर फोर्स है तो वर्क है ना, वो वर्क कैसे निकालेंगे? घटा देंगे, निकल जाएगी। यही है काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, ये अलग थ्योरम है। वर्क हम निकाल सकते हैं फोर्स के फॉर्मूले से, F.D से। अब उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में तुम लोग को दिखाते हैं कि कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है? अब देखो जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तब का सीन अलग होगा। हम निकालना चाहते हैं कि जो फोर्स है ग्रेविटी का, उसके जरिए जो W वर्क हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। तीसरा केस लेते हैं, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उस टाइम पे जो ग्रेविटी का फोर्स है, उसके जरिए जो ग्रेविटी का फोर्स है वो वर्क कितना करेगा, कैसे निकालेंगे। दोनों केस में अंतर है। हमारे पास W का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F.D। ये डॉट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मैथ का टॉपिक होता है, फिजिक्स में पढ़ाते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? F.D cos थीटा बनेगा। थीटा क्या है बेटा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या रखा गया है? इनका मैग्नीट्यूड। कुछ किताबों में यहाँ पे मॉड लगा होगा, ठीक है? ध्यान रखना, एक सिंबल होता है F, एक सिंबल होता है मॉड ऑफ F, एक होता है F कैप, एक होता है सिंपल F, ठीक है? तो ये जो मॉड ऑफ F और सिंबल F होता है, ये दोनों बराबर सेम चीज़ है, ये चीज़, ठीक है? लेकिन ये दोनों वेक्टर्स हैं, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं सिंपल वेक्टर, ठीक है ना? अब देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सारे वेक्टर में ये चीज़ लागू होती है। तो चाहे तुम यहाँ पे ये मॉड वाला वेक्टर लिख दो या फिर सिंपल F लिख दो, बात बराबर है, ठीक है? क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, इसीलिए किताब में F.D cos थीटा लिखा होता है ऐसे। अब F.D cos थीटा में थीटा को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे, अब इसके ऊपर तुम कोई फोर्स F लगा रहे हो, इस F की वैल्यू 10 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड सरफेस है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट इधर सरक जाएगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट सरक के यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस तुमको हम दे दिए मान लो 20 मीटर की। हम तुमसे पूछे कि यार इसका फोर्स बताओ, तो इसका इसमें वर्कडन बताओ, फोर्स के जरिए वर्कडन कितना है। तो यही बात है, बीच का एंगल नहीं दिए हैं तो ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, हमको बीच का एंगल देना होगा। तो चलो मान लो हम ये एंगल देते हैं, ये वाला एंगल 120 डिग्री दे दिए, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को टफ करते हैं, इस क्वेश्चन को टफ कर देते हैं। हम पूरा बीच का एंगल ना दे करके वर्टिकल से इसका एंगल दे देते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब आपको बताना है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से सरक के यहाँ आया तो इस पर कितना वर्क हुआ। हमेशा ध्यान रखो, वर्कडन किसके जरिए निकाला जाता है? वर्कडन किसी ना किसी फोर्स के जरिए निकाला जाता है, ठीक? तो ये डायग्राम बनाइए, इस पे तेजी से डायग्राम बनाइए, लिखिए फाइंड द वर्कडन बिकॉज ऑफ 10 न्यूटन फोर्स। तो चलिए बेटा इसका हम लोग सॉल्यूशन डिटेल में देखते हैं कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा।
दो कॉमन मिस्टेक्स हैं डन बाय ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट। दो कॉमन मिस्टेक्स। पहला मिस्टेक ये कि बच्चे ये सोचेंगे कि ठीक है एफ डी कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है, तो कुछ बच्चे तो इसी को 30 डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जो थीटा है ना बेटा, ये एफ और डी के बीच का एंगल है। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इससे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, ये वाला 30 डिग्री और ये 90 जोड़ करके 120 डिग्री यहाँ पे 120 डाल देंगे, वो भी गलत है। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे। और मान लो जो दूसरा मिस्टेक है वो यहाँ पे होता है कि वो cos 60 और cos 30 इस तरह की वैल्यूज में उनको कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो मान लो ये तो कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, ये तो याद रहने के ऊपर है, याद है तो याद है, नहीं तो फिर कोई क्या ही कर सकता है, नहीं याद है तो कोई क्या ही, साफ साफ तो सब नहीं याद होती है वैल्यू। लेकिन देखो बात ये है कि आपको जो वैल्यू याद नहीं है वो उसको हम मिस्टेक नहीं मानते, क्योंकि वो तो मेमोरी का गेम है। इंसान अपने माता पिता को भूल जाता है ये cos 30 cos 60 क्या चीज़ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर फोर्स का एरो इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो उसका एरो इस साइड होगा। हम यहाँ पे एरो बनाएं या ना बनाएं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है, तो ये एंगल 120 है टोटल, क्योंकि इतना 30 दिया हुआ था तो ये 90 है तो 120 हो गया। तो 120 नहीं लिखना है, आप लोगों को बताए थे हम, एंगल तभी वैलिड होगा जब वो वेक्टर्स के हेड और हेड या फिर टेल और टेल के बीच दिया गया हो। यहाँ पर हेड और टेल के बीच दिया गया है, तो 120 इज नॉट द राइट एंगल। तो कौन सा एंगल है, आपके पास दो तरीके हैं। आप इस एरो को यहाँ से उठा के यहाँ कर दीजिए, तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल 180 होता है, तो ये 120 हो गया तो ये 60 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस एरो को उठा के यहाँ कर दीजिए, ठीक है, तो ये 120 है तो ये 60 हो गया। मतलब दो तरीके हैं एंगल को समझने के। अगर आप हेड को इसको उठा के यहाँ करते हैं तो हेड और हेड पास में आ गया तो ये एंगल सही है, अगर इसको उठा के यहाँ करते हैं तो टेल और टेल पास में आ गया तो ये एंगल सही है। एनीवे एंगल इज क्लियर नाउ, cos 60 इज द राइट एंगल। अब f और d की वैल्यू यहाँ पे चुपचाप रख दीजिए, 10 इंटू 20 इंटू cos 60। cos 60 वैल्यू होती है 1/2, तो ये अपना सॉल्व कर दीजिएगा, ये आएगा 100 जूल। करेक्ट, 100 जूल आंसर तभी आएगा बेटा जब ये न्यूटन होगा और ये मीटर होगा, ठीक है ना। और सुनो मेरी बात, कभी भूलो मत इन चीजों को कि cos 30 cos 60 क्या होता है। आज छोटी छोटी बात भूल जा रहे हो, कल अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भूल जाओगे, परसों अपने पेरेंट्स को भूल जाओगे। cos 60 cos 30 ये सब भूलने की चीज है क्या? चलो बंदर याद रखो सब लोग। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको सही करने वाले हैं, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम टेढ़ा कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। चलो क्वेश्चन को टेढ़ा करने जा रहे हैं। बाकी जो बच्चे यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पॉज किया करें, उसके बाद क्वेश्चन को लगाया करें, सॉल्यूशन मत देखा करें डायरेक्ट। देखो अब क्वेश्चन अगला मेरा ये है, सेम सरफेस जो यहाँ पे है, सेम ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे था, सेम फोर्स 10 न्यूटन का जो यहाँ पे है, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा 20 मीटर का, ठीक। और यहाँ पर हम एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं F, वो है 1 न्यूटन का। अब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है और ये 1 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, और अभी भी ये एंगल 30 डिग्री है जो जैसे वहाँ था। अब आपसे हम ये पूछेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। अब आप लोग सोचिए और जल्दी से फास्टेस्ट आंसर दीजिए बेटा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 20 तक तुम पहुंची, वेरी गुड, वेरी क्लोज आंसर। देखो बेटा ये क्वेश्चन में आप लोग ये बात समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितने भी फोर्स क्यों ना लगे हों, लेकिन आपसे वर्क डन सिर्फ किसी ना किसी फोर्स की वजह से पूछा जाता है। वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से पूछा अभी यहाँ पे नहीं पूछ रहे हम आपसे साफ साफ बोले थे कि 1 न्यूटन की वजह से बताना है। तो आप लोग अपने मन से कोई इसका तो कुछ बच्चे तो हम पूछे तो इसका वो निकाल देते हैं रिजल्टेंट कि 10 और 1 का रिजल्टेंट 30 डिग्री हिसाब से। दिमाग देखो बच्चों का, बच्चे क्या करेंगे कि पहले फॉर्मूला लिखेंगे रिजल्टेंट वाला, R = √p² + 2² + 2p cos थीटा। एक p का मान 10 रख दो ये वाला, एक q का मान 1 रख दो ये वाला, फिर उसके बाद 1 × 10 × 2 × cos 30 का मान रख दो, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालो। अब इस फोर्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट 20 दिया हुआ है, ये कर दो वो कर दो। इंटेलिजेंसी देखो क्लास की। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी भी उनको लगता है कि अरे ये लग के क्या ही उखाड़ लेगा, अभी भी आंसर सेम होना चाहिए,
ठीक, देखिए बेटा आपसे पूछा गया था कि फोर्स 1 न्यूटन है, उसके हिसाब से बताना है ना। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। कौन सा फोर्स है? 1 न्यूटन फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 है। अब डायरेक्शन खोजिए, एंगल खोजिए। फोर्स इधर लग रहा है बेटा, फोर्स इधर लग रहा है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 180। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180। ठीक है, बस काम हो गया अपना। 180 का मतलब -1, तो आपका आंसर है -20 जूल। ठीक है, -20 जूल करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको बताना। हाँ बेटा, लेकिन उसका वर्क अलग निकलेगा, उसका अलग निकलेगा, उसका यहाँ निकाले थे आप लोग। मतलब अगर F1, F2, F3, F4 सब फोर्स लग रहे हैं, सबके फोर्स अलग अलग निकल, सॉरी सबके वर्क अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं इसको सोच कौन कौन पाता है। ठीक है, इसमें लॉज ऑफ मोशन का लग जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो ये क्वेश्चन लगाओ आप लोग। देखिए ये मास यहाँ पे है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। अब ये मास यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ 20 मीटर। यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ये जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है नहीं, हमको लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन मिक्स करके देना है इसको। अब ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये और ये, इसका मास है m इज इक्वल टू 10 kg और स्मॉल g की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से कितना वर्क डन हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा, वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये कैलकुलेट करना है आपको। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब होता है जो नीचे उसका वेट लग रहा है उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा। आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों से पूछा गया है वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, तो ग्रेविटेशनल पुल एक टेक्निकल वर्ड हो गया। अब वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पुल इज नथिंग बट द वेट, वेट की वजह से। अब बेटा इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो ये फोर्स का वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, एंगल 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। खत्म बात है ना, इतना इजी क्वेश्चन था। फोर्स कुछ भी हो। अब देखिए आप जैसे कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं वेट नीचे लगेगा, रिएक्शन ऊपर लगेगा, फोर्स जीरो हो गया। अरे इक्विवेलेंट फोर्स नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, आप उस क्वेश्चन को लगाइए। नहीं अब तो हम यही समझाते हैं। देखो फोर्स नीचे लग रहा है, वेट ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नो डाउट, उसका निकालोगे रिजल्टेंट तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट नहीं निकालना है। जो नीचे वेट लग रहा है ना उसकी वजह से फोर्स निकालना है, सॉरी वर्क निकालना है। तो फोर्स कितना लग रहा है ये कैसे पता चलेगा? वेट, वेट कितना होता है? mg, mg मतलब मास मतलब 20, g मतलब 10, मतलब सॉरी 10 और 10 तो 100 हो जाएगा। अब इस फोर्स, आप फोर्स मिल गया 100, d मिल गया कितना था बेटा? 20 मीटर, लेकिन एंगल भी तो चाहिए। ठीक है, अब आप जो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो भी एक तरीका है एक्सप्लेन करने का। वो तरीका हम अभी नहीं बताए हैं, वो तरीका आप लोगों को हम कल बताएंगे कि कंपोनेंट डिवाइड करते हैं फोर्स का। लेकिन जिस बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि फोर्स का कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, वो बच्चा स्मार्ट हो जाता है। लेकिन वो फंसता है जब मल्टीपल फोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी भी है, हम इस चीज़ को आगे बताएंगे। अब आपको हम इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दें, ये ब्लॉक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आंसर होगा जीरो। बता रहे हैं कैसे? ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका वेट लग रहा है। आपसे हम पूछेंगे, और ये 20 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, मास इसका 10 है, कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन बताइए। तो आप बताएंगे कि सर जीरो होगा, उसका लॉजिक बताएंगे कि सर नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो तो ऊपर लग रहा है, मतलब ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है क्योंकि 20 इधर जा रहा है। खत्म। ठीक है, अब आपसे हम ये इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि जब कोई पुली है, उसमें मास लटका हुआ है, उसमें रस्सी लगा दिए, टेंशन लगा दिए, तब फोर्स कैसे, वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक ही है, आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है
डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में हुआ है उससे फोर्स का एंगल कितना है। 3 चीज पकड़ना है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और उनके बीच का एंगल कितना है। बस इन 3 चीजों को पकड़ो, एकदम आसानी से ये चैप्टर लग जाएगा, एकदम आसानी से चैप्टर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कोई पर्सन है, ये पर्सन इधर की तरफ वॉक कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन का मास ले लो, 100 kg इसका मास है, ये सरफेस से वॉक कर रहा है। इसके पैर और इस जमीन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F है, और ये इधर वॉक कर रहा है, वो फोर्स F है। इसकी वैल्यू मान लो तुम 80 न्यूटन मान लो, ये फोर्स F है, 80 न्यूटन मान लो इसको, ठीक। अब ये चला 10 मीटर, ये चला 10 मीटर, ये चल के यहाँ आ गया। तो जब ये 10 मीटर चल के वहाँ गया है तो हम आपसे इस पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे कि जो पर्सन का वेट है, इस वेट के हिसाब से वर्क डन कितना आया। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके हिसाब से वर्क डन कितना आया, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन निकाले हैं, वही कॉन्सेप्ट वहाँ लगाएंगे, और अभी अभी हम लोग वेट की वजह से भी फोर्स निकाले हैं, वही कॉन्सेप्ट वहाँ लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलो हम एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। जो पहला वाला है कि वेट, तो वेट का तो क्लियर है बेटा, वेट तो नीचे लगता है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन यहाँ रहेगा तभी वेट नीचे, ये पर्सन यहाँ आएगा तभी वेट नीचे, यहाँ आएगा तभी वेट नीचे, वेट नीचे, मतलब वेट का वेक्टर नीचे है और डिस्प्लेस इस दिशा में हो रहा है। तो एंगल 90 है, तो वेट की वजह से तो वर्क डन मिलेगा नहीं, वर्क डन 0 मिलेगा। अब हम लोग इस चीज़ को पहले समझेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम रोलिंग में समझाए थे, उस समय आप लोगों को ना पैर का फ्रिक्शन हम नहीं बताए थे, क्योंकि हमको पता था कि अगर उस टाइम बता देंगे तो इस टाइम बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो पैर का फ्रिक्शन आप वो चीज़ फील कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप लोग चेन्नई आए मेरे साथ, चेन्नई में हम आपको मरीना बीच पे लेके घुमाने के लिए, आप लोग हमारे साथ पार्टी वार्टी की मेरा पैसा खर्चा करवा दिए, और उसके बाद आप लोग बालू पे घूम रहे हैं। बालू पे जब आप घूमेंगे, आपसे हम बोलेंगे बालू पे दौड़ो। जब तुम बालू पे दौड़ोगे तो बालू तुम्हारे पैर से पीछे जाएगा। बालू पीछे क्यों गया? क्योंकि इसका सीधा मतलब है पैर जो है बालू को पीछे धकेल रहा था, राइट। अब इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए ये नहीं, इसको इससे ख़त्म करते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे करके ये आपका पैर है। अब अगर ये पैर पीछे जाएगा, इमेजिन कीजिए ऐसे चलते हैं हम लोग, ऐसे चलते हैं, तो ये पीछे जाता है तो हम आगे जाते हैं। अगर ये पीछे जमीन चली गई तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। हम लोग आगे इसलिए जा पाते हैं क्योंकि हम जमीन को पुश करते हैं। अगर ये फील नहीं हो रहा तो दौड़ने का फील करो। दौड़ते टाइम पे हम लोग जमीन को पुश करते हैं तभी आगे जाते हैं। अगर वो भी फील नहीं हो रहा तो जंप फील करो। जब तुम जमीन को ऐसे पुश करोगे ना तभी आगे जाओगे। अगर मान लो कि तुम ये हीरोपंथी दिखा दिए, पानी के ऊपर पटरा रख दो, पानी के ऊपर लकड़ी रखो, अब उस पर से जरा उछलो तो लकड़ी आप पीछे चली जाएगी, गिर जाओगे, मुंह ही फूट जाएगा तुम्हारा। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव करता है कि हम जो ऐसे जब कूदे तो हम लकड़ी पीछे बल लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो लकड़ी पीछे गई और हम कूदे, लेकिन लकड़ी पीछे चली गई ना। तो लकड़ी पीछे चली गई तो लकड़ी तुम्हारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा ही नहीं पाई। तो देखो स्टेप समझो। तुम जमीन को पुश करोगे, जमीन को पुश करोगे आगे जाने के लिए, तो जमीन रिजिड है, बंधी हुई है वहां पे, तो वो तुमको रिएक्शन दे देगी। तो उसी रिएक्शन का यूज करके हम आगे जाते हैं। समझ रहे हो? हम बल लगाए और वो चला गया तब हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम बल लगाए, जमीन को धकेले पीछे, और इमेजिन को जमीन चली गई तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। जमीन वहां रिजिड है, रुकी हुई है, तो हम बल लगाए तो जमीन रुकी हुई है, वो नॉर्मल रिएक्शन दे दी, हमको रिएक्शन दे दी, उस रिएक्शन का यूज करके हम आगे जाते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो, तो यहां पे एक चीज तो हो गया कि ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपना पैर से ऐसे रोलिंग मोशन क्रिएट करते हैं, ऐसे चलते हैं, मतलब ऐसे चलेंगे, पैर ऐसे जाएगा तो बॉडी आगे जाएगी, फिर पैर ऐसे जाएगा, बॉडी फिर आगे जाएगी। तो यहां पर अगर तुम पैर के मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, यहाँ जो पैर के मॉलिक्यूल्स हैं, पैर के मॉलिक्यूल्स जमीन के मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स पीछे जा रहे हैं,
तो ये मॉलिक्यूल्स इनको आगे बुलाएंगे। तो फ्रिक्शन वही तो है जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, इनके बीच का थीटा 0 है। फ्रिक्शन फोर्स हम दिए हुए थे। अब अगर किसी बच्चे को फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट ना दिया हो तो उसको याद रखना होगा कि म्यू इंटू आर फॉर्मूला होता है। अब म्यू इंटू आर में म्यू की वैल्यू स्टैटिक डायनामिक जो होगी उसमें से डायनामिक वाला यूज़ कर लेंगे कि मोशन हो रहा है, ठीक है, तो डायनामिक वाली यूज़ कर लेंगे म्यू के काइनेमेटिक वाली, और आर की वैल्यू इसका नथिंग बट एम जी होगा क्योंकि स्ट्रेट सरफेस है तो एम जी हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी लगा देंगे, मतलब आपको सीधे सीधे फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ था समथिंग 1 न्यूटन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, एंगल डालेंगे 0, डन। अब एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, अब इस चीज़ों को खत्म करते हैं, अब लेते हैं नया वैरायटी। नए वैरायटी में हम लोग पुली और मास और स्टिंग उसको देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक पुली है, पुली से एक रस्सी नीचे आ रही है, यहाँ से एक रस्सी नीचे आ रही है ऐसे, यहाँ पे एक मास है ऐसे। इमेजिन करो इस पुली में इस समय जो टोटल एंगल है, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि आप लोग लॉज ऑफ मोशन कर चुके हैं। ये पुली में टोटल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और हम लोगों को बस ये इमेजिन करना है कि बहुत हल्का सा, जब ये mg मास mg, इसमें m की वैल्यू दी हुई है 10 kg, g की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से एक रस्सी लगा रहे हैं, इसको नीचे खींच रहे हैं, यहाँ से एक रस्सी लगा रहे हैं, इसको नीचे खींच रहे हैं, तो ये मास ऊपर गया। तो जब ये मास ऊपर गया तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और अब रस्सी ऐसे हो गई, तो एंगल चेंज हो गया। तो एंगल चेंज हुआ तो क्या होगा, रस्सी में जितना टेंशन था T1, यहाँ पे रस्सी में टेंशन है T2, वो टेंशन बदल तो जाएगा रस्सी में क्योंकि एंगल बदल गया, रस्सी की साइज भी छोटी हो गई, अब टेंशन बदल जाएगा क्योंकि एंगल बदल जाएगा, टेंशन बदल जाएगा। तो हमारा काम ये है कि ये इग्नोर करें, T1 को T2 के रफली बराबर मान के चलेंगे हम लोग T1 T2 को बराबर मान के चलेंगे, और आपको बताना है कि, और हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो एंगल चेंज हुआ है वो एंगल भी अभी भी 60 जो एंगल है वो न्यू एंगल के अभी भी बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली सेम मान के चलेंगे, एंगल को सेम मान के चलेंगे, टेंशन को सेम मान के चलेंगे। और तब अगर ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है अगर वो 0.01 मीटर था, ये जो ब्लॉक ऊपर गया है वो 0.01 मीटर ऊपर गया है, तो आपको बताना है वर्क डन कितना हुआ है टेंशन के द्वारा। जो T1 टेंशन है वो कितना वर्क डन करेगा, इस पर ट्राई करो क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और आप लोगों को अगर सेम ट्रैक पे हैं तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए। देखिए एंगल को सेम मान लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन है यहाँ सिचुएशन सेम माना गया है। इसका ये मतलब हुआ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर लगातार इसी साइड में टेंशन लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी और जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी, ये इतना दूर चला है ऊपर की तरफ, तो ये 0.01। अच्छा बताओ ये सेम ही चीज़ हुई ना, राइट? हम टेंशन की वजह से फोर्स पूछे हैं, वर्क पूछे हैं, दोनों सेम ही कंडीशन हुआ। देखो ये जो एरो है ना, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, लेकिन हम लोग को सेम मानना है कि टेंशन बराबर है, तो दिक्कत नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग T1 T2 बराबर कर देंगे, और यहाँ पर जो m की वैल्यू है, g की वैल्यू है, ये mg मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। वेट की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी, m और g मल्टीप्लाई कर दो 100 न्यूटन हो गया। तो अब तुम देखो नीचे में वेट कितना लग रहा है, अब देखो इसमें तुम वो लगा दो अपना जो लॉज ऑफ मोशन हम लोग का है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में वेट लग रहा है। अब देखो ये T1 इधर लग रहा है, ये T1 इधर लग रहा है, इसमें भी तो लग रहा है, तो यहाँ पे एक T1 लगा दो, यहाँ पे एक T1 लगा दो, तो T1 यहाँ भी लग गया, T1 यहाँ भी लग गया, सेम टेंशन है। अब ये टोटल एंगल दिया 60, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इस T1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। बेटा आप बताइए साक्षी बेटा, ये कंपोनेंट कितना होगा T1 का, इधर वाला? ये 30 एंगल यहाँ पे है बेटा, कॉस थीटा का साइड कॉस होता है, थीटा का साइड कॉस होता है, तो ये हो जाएगा T cos 30। तो बेटा ये कंपोनेंट अंजलि बेटा कितना हो जाएगा बताइए आप, T sin 30, दूसरा जो बचता है वो साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा
टी साइन 30, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ डाल दीजिए, ये T1 के कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ जो T1 लग रहा है उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक उधर एक इधर, ठीक है। अब ये हो जाएगा T1 साइन थीटा मतलब साइन 30, और ये हो जाएगा T cos 30। तो अब देखो T cos 30 दो फोर्सेस हो गए ऊपर की तरफ, ठीक ना। अब ये ऊपर की तरफ जो 2 फोर्सेस हुए हैं तो उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2T1 cos 30। अब ये बराबर हो जाएगा वेट के, वेट कितना था 100 था। अब T1 cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो T1 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, है ना। बस 2 कट जाएगा। अब इसी फोर्स की वजह से हमको वर्क डन निकालना है। इतना कैलकुलेशन इसलिए किया गया है क्योंकि फोर्स पता नहीं था। ओके 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 ओके। अब देखिए हम लोगों को ये पता चल गया कि जो T1 इसमें लग रहा है उसकी वैल्यू है 100√3, और वो दोनों ये पूरा कांस्टेंट बराबर है इसका। अब ये मतलब हुआ फोर्स इधर है, देखो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो ये जो एंगल आपको मिला ये 30 डिग्री है। लग गया सवाल। W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, FD cos 30 मतलब थीटा 30। फोर्स की वैल्यू है 100/√3, डी की वैल्यू कितनी है 0.01, cos थीटा की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2, √3 कट जाएगा। अब 100 को तुम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड कर दो 0.5 आ जाएगा, राइट। तो 0.5 जूल हुआ। पूरा समझ में आया एक्सप्लेनेशन, कहीं किसी को डाउट?